नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 5 का पेंच। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने को है। ऐसे में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन और विपक्षी इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकसी चल रही है। इन सबके बीच इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने सीटों को लेकर अखिलेश यादव के साथ खेल कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 5 पर कांग्रेस ने दावा किया है। कांग्रेस ने गाजियाबाद, फूलपुर, खैर, मीरापुर और मझुआ सीट मांगी है। प्रदेश नेतृत्व ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेज दिया है। यह भी बताया है कि इन सीटों पर व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया कि इंडिया गठबंधन के तहत पार्टी ने 5 सीटों पर उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी शीर्ष नेतृत्व को प्रस्ताव भी भेज चुकी है। जिन सीटों पर दावा किया गया है वह बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की है। ऐसे में यह उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को इन सीटों पर कोई ऐतराज नहीं होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी में कामयाबी मिलने के बाद कांग्रेस यूपी में अपनी जड़ें फिर से जमाने की कोशिश में है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने कोर वोट बैंक रहे अगड़ों की परवाह किए बिना पिछड़े और दलित कार्ड को खेला था। कांग्रेस का यह सियासी प्रयोग सफल रहा है। राहुल गांधी अभी भी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर कायम है और जातिगत जनगणना को लेकर सड़क से संसद तक मोर्चा खोले रखे हैं। ऐसे में राहुल गांधी के सियासी एजेंडे को उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने आगे बढ़ाने का फैसला किया है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर शुक्रवार से कांग्रेस प्रदेश के इकाई संगठनों ने 3 दिवसीय अभियान शुरू कर दिया है, जिसके जरिए ओबीसी और दलित समुदाय के विश्वास को जीतने का प्लान है। कांग्रेस का टारगेट 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनावों में संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए आए वोट बैंक को जोड़ने रखने का प्लान है। इसलिए अब वह इसी सब के वोटरों को सहेजने में ही अपने भविष्य को देख रही है। तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सीटों पर आखिरकार कांग्रेस ने अपना दावा ठोक दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि गठबंधन की राह में फूल मिलते हैं या कांटे, क्योंकि मिलकर ही चुनाव लड़ना है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। ये 5 सीटें वो सीटें हैं जिन पर बीजेपी और बीजेपी के अन्य सहयोगी दलों का कब्जा था। ऐसे में कांग्रेस ने अपने व्यापक तैयारी की बात को छेड़ते हुए हाईकमान को यह मैसेज भी भेज दिया है कि इन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। तो इस बीच हमारे साथ हमारे 2 विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। आपका तारुफ उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ यदि समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसकी प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी जुड़ गई हैं और कांग्रेस की बात करें तो उसके प्रवक्ता राकेश सिंह यादव साहब जुड़ गए हैं। थोड़ी ही देर में हमारे तरफ बीजेपी के प्रवक्ता भी अपना रुख करेंगे, अनूप पांडे जी, उनका इंतजार रहेगा। लेकिन बात सबसे पहले शुरू करेंगे राकेश सिंह यादव साहब आपसे ही। सर, डिसाइड कर लिया आपने? गठबंधन धर्म निभा रहे हैं आप, फॉर्मूला तो मिलकर सुझाया जाता है ना सर। आप पहले ही दावा ठोक दिए कि मतलब 5 सीट पे तो हम चुनाव लड़ने के लिए बेकरार है, तैयार है। बातचीत हुई है या यूं ही? देखिए सर, दावा ठोकना नहीं बोलते हैं। अच्छा, कुछ प्रस्ताव बोलते हैं जो कांग्रेस हाईकमान को वहाँ की स्थानीय कमेटी ने दिया है, जो उनका अधिकार है। ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि 5 सीट पे कांग्रेस मजबूत है, वहाँ उम्मीदवार लड़ना चाहते हैं। ये उन्होंने हमारे हाईकमान को मतलब उससे कम पे भी आप मान जाएंगे? नहीं, देखिए ये निर्णय तो जब हमारे गठबंधन के साथी बैठेंगे, जब विचार होगा, एक ही उद्देश्य रहता है कि सारी सीटें जीतना। अब कहाँ कौन मजबूत है इसका मूल्यांकन दोनों दलों के वरिष्ठ नेता बैठ के तय करेंगे, जो पहले भी तय हुआ है, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। जो योगी जी की करारी हार हुई, मोदी जी की करारी हार हुई यूपी में, उसकी वजह ये रही थी कि गठबंधन पूरा पारदर्शिता के साथ है। वहाँ ये विषय नहीं आता है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, विषय ये रहता है कि हम कितनी ज्यादा सीटें जीतेंगे। अब वो हो सकता है समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हो या कांग्रेस का कैंडिडेट हो। ये निर्णय हाईकमान अपनी एक प्रारंभिक बैठक में मूल रूप से तय करेगा, लेकिन दोनों ही पार्टी की जो लोकल विंग है यूपी की, वो अपने प्रस्ताव भेजने का अधिकार उनको है। तो दावेदार एक सीट पर अनेक होते हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है उसे चुना जाएगा।
क्या सोचकर सर आपने प्रस्ताव भेजा है और इन 5 सीटों को ही क्यों चुना? समाजवादी पार्टी के 5 सीटों में से कोई सीट पर आप दावा या फिर प्रस्ताव नहीं भेजते हैं, आपके शब्दों में? देखिए, जो 5 सीटें समाजवादी की हैं, ऑलरेडी वो जीती हुई सीटें थी समाजवादी पार्टी की। ठीक है। और ये जो सीटें हैं 5, ये बीजेपी के अन्य दलों की सीटें थी। तो इसीलिए प्रस्ताव इसी पे वहाँ की स्थानीय कमेटी ने दिया है, क्योंकि ये प्रारंभिक तौर पे जो जीती हुई सीटें समाजवादी पार्टी की है, निश्चित तौर पर वो सीटें उन्हीं को जाना चाहिए। ये गठबंधन का नियम भी बोलता है। अच्छा। और बाकी सीटों पे जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत है और जीतने की स्थिति में आ जाएगी, वो निर्णय सर्वदलीय बैठक में, मीटिंग में होगा। ठीक है, सर्वदलीय बैठक में होगा। हमारे साथ पूजा मिश्रा भी जुड़ी हुई हैं। पूजा मिश्रा जी, सर्वदलीय बैठक में फैसला होगा या फिर प्रस्ताव जो हाईकमान कांग्रेस की तरफ से भेजा गया है उनको उस पर मुहर लग गई तो आप भी अपना मुहर लगा देंगे? 2 लड़कों की जोड़ी ने तो वैसे भी यूपी में कमाल कर ही रखा है। देखिए कुणाल जी, ये आपको मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता ने काफी क्लियर किया कि ये जो बॉडी है, उत्तर प्रदेश की बॉडी है, जिसने अपने हिसाब से आकलन लगाया है कि उनके अनुसार की वो जो है 5 सीटें लड़ना चाहते हैं और वो क्यों लड़ना चाहते हैं उसके जो भी रिपोर्ट बना करके कांग्रेस को फॉरवर्ड किया हुआ, ये कांग्रेस की बात हो गई। हमारी पार्टी की जो है बात ये है कि ये जब शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे, बात करेंगे कि हाँ कहाँ पे कौन मजबूत है और किस पे चुनाव लड़ाना जो है जरूरी रहेगा। हमारा मुद्दा है कि हम जनता के हित के लिए और जनता की जो डिमांड रहे कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। ऐसा ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है कि पहले भी ऐसा हुआ था कि हाँ सर्विस होते हैं कि हम कहते हैं कि भाई हमें लगता है कि सिर्फ मजबूत है, या संगठन कहता है, उत्तर प्रदेश का संगठन, उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का संगठन कह रहा है कि वो 5 सीटों पे जो है लड़ सकते हैं या फिर लड़ने की इच्छा है, जो भी उनको फेवरेबल लग रहा है। पर ये अल्टीमेटली जो डिसीजन होगा, लास्ट डिसीजन होगा, वो तो जो है जब बैठक होगी, गठबंधन दलों की बैठक होगी, उसमें डिसीजन आएगा कि हाँ कौन सी सीटों पे कौन लड़ रहा है और कौन सी सीटें किसके हक में जा रही हैं। नहीं तो चलिए एक स्पष्ट सवाल आपसे पूछते हैं, जो प्रस्ताव भेजा गया है 5 सीटों का प्रस्ताव, यदि आपके पास भी आएगा तो आप 5 सीट दे देंगे ना? नहीं, ये तो हम ऐसा नहीं कि हमारे हाथ में ना। अच्छा। कि हम करेंगे, पार्टी पहले बैठ के डिस्कशन करेगी ना, उसको देखना पड़ेगा। देखिए कुणाल, जब हम लोग 2024 का चुनाव हुआ था, प्रत्याशी बदले थे, तो भी हो रहा था प्रत्याशी बदल रहे हैं या फिर यहाँ पे सीटें बदल रहे हैं, पर उसका परिणाम क्या निकल के आया कि हमने सीटें जीती। तो हमारा टारगेट तो यही है कि जहाँ पे जनता जो डिमांड कर रही होगी, जो फेवरेबल रहे कि हाँ प्रत्याशी जीत सकते हैं या ये सीटें जीती जा सकती है और किस तरीके से जीती जा सकती हैं, किनको टिकट देने से या फिर गठबंधन दल को देने से, तो वो उस पर विचार होने के बाद ही कोई डिसीजन आएगा। चलिए ठीक है, ठीक है। आपकी तालमेल की स्थिति तो स्पष्ट है। बिल्कुल मिलजुल कर सर्वदलीय लोकतांत्रिक तरीके से बैठक होगी, बातचीत होगी और टिकटों का बंटवारा होगा। हमारे साथ अनूप पांडे जी भी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। स्वागत है आपका। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है सर? आपके विपक्षी गठबंधन के लोग तो गठबंधन धर्म को निभाने के लिए आतुर है और कह रहे हैं कि कोई उहापोह की स्थिति नहीं है, सर्वदलीय बैठक होगी, चर्चा होगी, सीटों का आवंटन होगा। आपकी क्या मुश्किल है? क्योंकि आप ही के सीट मांग रहे हैं कांग्रेस के, आपके विपक्षी खेमे के लोग की जिस सीटों पर बीजेपी चुनाव जीती थी उसी पे अब कांग्रेस ताल ठोक रही है। कैसे निपटेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी को यह विश्वास नहीं था कि जो हम झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो कामयाब होगा कि नहीं होगा। सर हुआ तो 1 से 6 सांसद हो गए उनके सर, 52 से 99 हो गए। अखिलेश यादव के जातिवादी राजनीति की सीढ़ी पर चढ़कर, उनके ऊपर चढ़कर कांग्रेस पार्टी ने जो अर्जित किया है वह एक तरीके से कहा जाए झूठ प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं था। संविधान खतरे में है, खटाखट पैसा देंगे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा यहाँ तक किया गया कि वोट जिहाद करना है। तो सवाल ये उठता है कि वोट जिहाद करना है, खटाखट पैसा देना है, संविधान खतरे में, जो इन लोगों के बेबुनियाद मुद्दे हैं, जिन मुद्दों का कहीं कोई ठिकाना नहीं है, तो वो अब बात नहीं रही। जनता भी समझ चुकी है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग ब्लफ देते हैं। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए ना, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इन 10 सीटों पर? कांग्रेस नाम की उत्तर प्रदेश में कोई चिड़िया नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई दम नहीं है, कोई संगठन नहीं है। सारे इनके पार्टी के कार्यकर्ता, जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो शिफ्ट कर गए हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, कुछ समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। तो ये कांग्रेस की स्थिति और दशा है।
जहां तक रह गया भारतीय जनता पार्टी का सवाल, हाँ, योगी आदित्यनाथ जी के जो ये कार्यकाल चल रहा है, जो सुंदर वातावरण बना है, जो ईमानदारी का वातावरण बना है, जो विकास का वातावरण बना है, जो यहाँ पर माफिया राज खत्म हुआ है, जिस तरीके से शांति और अमन चैन है, तो उस लिहाज से आज भारतीय जनता पार्टी इस आशा के साथ, विश्वास के साथ चुनाव में उतरेगी। ठीक है, ठीक है, हम समझ गए आपकी बात कि आपने अपने सुशासन को ही अपना हथियार बनाया, और जिस कांग्रेस की चिड़िया की आप बात कर रहे हैं कि वो दिख नहीं रही है ना, वो एक चिड़िया से 6 चिड़िया हो चुकी है। प्रवक्ता को साफ कह रहे हैं संविधान आपने बहुत खेल लिया। तो मेरा भी एक स्पष्ट सवाल है सर आपसे, क्या आप संविधान और आरक्षण के मुद्दे को अपना कोर मुद्दा मानते हैं? देखिए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो जवाब दिया है, इसके बाद भी इनका अहंकार ये बोल रहा है कि जनता के वोट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को अस्वीकार किया है, नरेंद्र मोदी जी को अस्वीकार किया है, और मुझे लगता है कि 10 सीटों के चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो योगी जी भी यूपी से विदा हो जाएंगे। ये भी उनका अंतिम मुख्यमंत्री काल चल रहा है। 10 सीटें हारने के बाद शायद मोदी जी उनको मुख्यमंत्री ना रखें। तो जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं वो धरातल पे नहीं है, वो अहंकार का प्रतीक है, जिसको जनता ने जवाब दे चुकी है लोकसभा चुनाव में। रहा सवाल इन सीटों के चुनाव का, जब ये सीटों के चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर दलित, ओबीसी और पिछड़े वर्ग के लिए इस देश की राजनीति होती है कि उनका उत्थान करना है, और वो गलत भी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी जैसी की जो सोच है कि सिर्फ उच्च वर्गीय जातियों को साथ लेके चलना है, उनका ही शासन होना है, उनके जितने मंडल कमंडल होते हैं उनमें से कोई पदाधिकारी बनते ही है, कांग्रेस में भी नहीं होता, उसके सहयोगी दलों में भी नहीं होता है। इसी वजह से इस देश में कांग्रेस की एक विचारधारा घर घर में मौजूद है, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की या योगी जी की, इसको 9-10 साल ही हुए हैं अभी देश में सत्ता में, अलग अलग राज्यों में और केंद्र में काबिज हुए। उसका नतीजा भी जनता भुगत रही है। किस तरीके से शोषण और दुआन हुआ है निचले वर्ग का, कैसे आदिवासियों को अपमानित किया गया, कैसे पिछड़े वर्ग को अपमानित किया गया, दलितों का शोषण किया गया। तो इनके लिए तो लगातार आवाज उठेगी, और कांग्रेस में जितने उच्च वर्गीय लोग हैं वो भी इन वर्ग के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि हमारा संविधान ही ये बोलता है कि एक भी व्यक्ति अगर दबा कुचला है तो उसके लिए हमें संघर्ष करना है। और ये भाजपा की एक विरोधी विचारधारा है जो उच्च जातियों को समर्थन करती है। चलिए ठीक है, अनूप पांडे जी जवाब दीजिए, आपको आरक्षण से क्या तकलीफ है? बीजेपी को आरक्षण से तकलीफ है क्या? वो तो बोल रहे हैं उनके उच्च वर्ग और जितने भी तमाम तबके के लोग हैं सब साथ में एक स्वर में, आपको तकलीफ है तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और दलितों के लिए काम किया है। अगर इनको नहीं दिखाई दे रहा है, तुष्टीकरण के द्वारा ही ये सब कुछ चाहते हैं कि लोगों को जात के नाम पे उकसा के, लोगों को धर्म के नाम पे उकसा के, एक गिरोह बना के, एक ये मजहबी गिरोह और चंद जातिवादी गिरोह का ये गठबंधन है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुणाल जी, आप भी इस बात को समझते हैं। समाजवादी सर, मैं तो वही समझ रहा हूँ जो आप सब हमें समझा रहे हैं। मैं तो एक जनता हूँ सर, जनता के नजर से आप तीनों को आंक रहा हूं। जनता भी समझती है, सब कुछ जनता समझ रही है कि ये लोग क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। चंद जातिवादी गिरोह बना करके उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इन लोगों ने शासन किया है, जनता उस शासन को देख भी चुकी है। अपराधियों को जब पकड़ा जाता है, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होती है, ये कराहते हैं, अपराधी पैदा करते हैं। हर प्रदेश में गुंडे हुआ करते थे, सड़कें नहीं बनने देते थे। ब्रजभूषण कौन है? वहाँ वसूली करते थे। ब्रजभूषण कौन है? टैक्स लेते थे। ये सचिवालय में लखनऊ के राज, सुन लीजिए, सुनिए चिल्लाइए मत। हाँ तो ठीक है सर, तो उसका जवाब तो जनता देगी ना। आप अपने कोर मुद्दे लेकर के जनता के बीच तो जा ही रहे हैं। एक मिनट यादव साहब आ रहे हैं आपके पास यादव साहब, एक मिनट। जानता है समाजवादी पार्टी को। हाँ, समाजवादी पार्टी, आप तो अपने मुद्दे लेकर के जाइएगा ना जनता के पास, जनता मुहर लगा देगी, उसके बाद फिर आप सही हो जाएंगे। एक मिनट यादव साहब, ऐसे हल्ला गुल्ला में तो दर्शकों को कुछ पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। एक मिनट। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं कि आराम से हम लोग बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में हम सबको समय देते हैं अपनी बात रखने का, काउंटर भी लेंगे, लेकिन पहले बात पूरी हो जाए। आप स्पष्ट तौर पर बोलिए पांडे जी, क्या बोल रहे हैं? आप अपने डेवलपमेंटल मुद्दों को लेकर के जाएंगे ना? अभी लोकसभा चल रहा है,
लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। पूछ दिया गया कि अपनी जात बताओ, पता नहीं। अखिलेश जी उठ के खड़ा होते हैं, जात कैसे पूछ लिया? यही अखिलेश जी है, पत्रकारों से जात पूछते हैं। तो सर जाति तो सर्वे एजेंसी पूछेगी ना सर। आप संसद में किसी से तू मैं करिएगा तो कैसे चलेगा? इनकी मानसिकता मैं बता रहा हूँ। अच्छा, जब अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होती है तो इनको दर्द होता है। पूरे प्रदेश में जहां जहां गुंडे हैं, जब इनकी सरकार थी, राजभवन में बैठकर दूरबीन लगा के देखते थे। चलिए ठीक है, आप तो सुशासन का हवाला दे ही रहे हैं और आप इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाइएगा। नहीं, जनता आपको वोट देगी तो आप अप्रूवल आपको मिल जाएगा। पूजा मिश्रा जी कह रहे हैं साफ तौर पर, अनूप पांडे जी का कहना है कि आप लोग जाति को मुद्दा बना लेते हैं और उसके बाद जाति जब पूछा जाता है तो आप लोग खफा हो जाते हैं। बताइए, जवाब दीजिए। कुणाल जी, आप भी कभी फॉर्म भरते होंगे तो अपनी जाति बताते होंगे, मैं भी कभी फॉर्म भरती होंगी तो मैं भी बताती हूँ अपनी जाति को। और जब भी चुनाव आता है तब सर्वेज वगैरह होते हैं, उसमें सब अपनी जाति सब कुछ बताते हैं। लेकिन इसका आशय यह निकल करके नहीं आता है कि आप अभद्र तरीके से सदन में बोलेंगे। अगर इतना ही सही तरीका था कुणाल जी, तो स्पंज क्यों करना पड़ा? वो सदन की कार्रवाई से बाहर हुआ। आप कहते जिनको अपनी जाति का पता नहीं है वो जो है जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं हमने नाम नहीं लिया। मैं भी जाति जनगणना की बात करती हूँ, तो फिर आप मुझे कह रहे हैं, मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? और उसके बाद में विडंबना देखिए, देश के प्रधानमंत्री ट्वीट करके उसकी तारीफ करते हैं। जो सदन की कार्रवाई से बाहर निकाल दिया गया जिस चीज को कि ये सदन की कार्रवाई में दर्ज नहीं किया जाएगा, उस पे होती, और उसी की वाहवाही जो भाजपा के प्रवक्ता भी जो है अभी लेना चाह रहे थे कि जाति पूछने पे। अरे भाई, जाति, आप बताइए कि जाति का जनगणना होना क्यों आवश्यक है, रिजर्वेशन क्यों आवश्यक है? आप ऐसे समझिएगा। मैं हो सकता है कि मैंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस किया तो मैं उस तरीके से उतना रियलाइज ना कर सकूं, पर फिर भी माननीय मुख्यमंत्री रहे हुए उत्तर प्रदेश के श्री अखिलेश यादव जी, ठीक है, श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, और वो मंदिर जाते हैं तो उनके मंदिर से बाहर निकलने में गंगा जी से शुद्धिकरण किया जाता है। और जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो शुद्धिकरण करते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? ठीक है। आप सोचिए, जब इनके साथ में इस तरह डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इतने आगे बढ़ने के बाद में, तो बाकी के साथ में क्या करते होंगे? आप क्यों नहीं देना चाहते उनका अधिकार? ठीक है, राकेश सिंह यादव, ठीक है, ठीक है। आपकी धर्म की राजनीति करते हैं। इन्होंने नाम लिखने की बात की, सावन महीना चल ही रहा है। और सुप्रीम कोर्ट, अगर हम विरोध करें, हम तो सुनाई नहीं देते ना इनको। अच्छा। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता इनको सुनाई नहीं देता। पेपर लीक हो, सुप्रीम कोर्ट कहेगा तब मानेंगे। ठीक है। रेल हादसा हो, सुप्रीम कोर्ट कहेगा तब मानेंगे। ठीक है, ठीक है। राकेश सिंह यादव साहब, क्या आरक्षण के मुद्दे को लेकर आपके पार्टी के अंदर सब एकजुट है या वहां पर भी किसी प्रकार के अंतर विरोध का आपको सामना करना पड़ रहा है? क्या आप एक स्वर में उसके साथ हैं? देखिए, आरक्षण में जो संविधान के अनुसार नियम बने हैं उसके साथ सभी दल इंडिया गठबंधन पूर्णतः सहमत है। लेकिन यूपी में जो भी ये बात कर रहे थे, जिस तरीके से दलितों को, ओबीसी को और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को गुंडा बता के निशाना बना गया, खून की होली खेली गई, वो उत्तर प्रदेश कभी नहीं भूल सकता। ये जिन्हें गुंडे बोल रहे हैं उनको चिन्हित कर करके मारा गया। कुछ गुंडे हो सकते हैं, लेकिन हर जगह जो एनकाउंटर हुआ, अगर उनकी जांच अगली सरकार आएगी जब होगा तो शायद योगी आदित्यनाथ जी को जमानत भी ना मिले। तो इस तरह का जब शासन और राज कायम होता है, खौफ बनाने का, डर बनाने का, विरोधियों को मारने का, निपटाने का, उसको अगर ये बोलते हैं सुशासन है, तो ऐसा सुशासन किसको चाहिए देश में? कोई भी नहीं चाहता। उसी का नतीजा लोकसभा में दिया है, उसी का भुगतान मोदी जी को हुआ है। जो योगी जी ने वहाँ काम किए हैं, लोगों की चुन चुन के हत्याएं की हैं, उनको मारा है, किसी को गुंडा, किसी को अपराधी, किसी को गैंगस्टर बताया है, उसकी जांच हो, कितने एनकाउंटर किए और कितने लोगों को सही रूप से उन्होंने दंडित किया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि सरकार दोनों जगह बीजेपी की है तो पत्ते अभी नहीं खुलेंगे। ठीक है, तो 10 सीटों पर आप चुनाव में जा रहे हैं। मैं क्विक रिएक्शन लूंगा आप तीनों से। 10 सीटों पर आप चुनाव में जा रहे हैं, आपका क्या आकलन है? यादव साहब आपसे शुरू कर रहे हैं जल्दी से। 10 सीटें जीतेंगे और योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे ये सीट हारने। चलिए ठीक है, पूजा मिश्रा जी बताइए। जनता ने 2024 के एमपी इलेक्शन में जनादेश देकर के ये बता दिया कि जनता मुद्दों पर वोट करेगी। और ये जो बाई इलेक्शन भी है ना, बाई इलेक्शन ही आने वाले 2027 का भी इलेक्शन, जनता इंडिया गठबंधन को वोट कर रही है, जनता अपने मुद्दे पर वोट कर रही है। चलिए, विपक्ष का कॉन्फिडेंस हाई है, क्लोजिंग कीजिए अनूप पांडे जी। विपक्ष तो 10 की 10 सीट लेके उड़ने की बात कर रहा है, आप क्या कीजिएगा? विपक्ष के लिए मुख्तार अंसारी अल्पसंख्यक हैं, विपक्ष के लिए
अतीक अहमद अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, दलित हैं। अभी ये एजेंडा चला रहे हैं दलितों का शोषण करने वाले यही समाजवादी। अरे क्यों बोलते हो? चलिए ठीक है, इसमें मैं बोला क्या? ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है सर, सुना लिए कोई तरीका है क्या? ठीक है सर, ठीक है। मैंने 10 सीटों का आकलन पूछा तो आप पीछे के कहानी में चले गए। वो लोग तो ऊपर चले गए सर, अब तो उनको छोड़ दीजिए। जो होना था वो हो गया। खैर, हमारे साथ आप तीनों जुड़े, आप तीनों ने अपना वक्त हमें दिया और अपनी बातें दर्शकों के सामने रखी। दर्शक आज के टाइम में बहुत होशियार है, समझदार है, जनता ही जनार्दन है। याद रखिए, कितना भी बरगलाने का कोशिश किसी भी पार्टी के लोग करे, लेकिन जनता जागरूक है और उसे पता है कि वो 10 सीटों पर किसे चुनेगी। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि उस पिटारे से निकलकर क्या कुछ आता है, कौन शेर होता है और कौन सवा शेर। हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।